कर्नाटक प्रदेश के बेलगावी के रहने वाले 13 सदस्य होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए 26 जनवरी 2025 को वो अपने घर से चलते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद उनका मेन मकसद ये होता है कि मौनी अमावस्या पर वो स्नान करें। इन्हीं सदस्यों में से एक लड़की होती है जिसका नाम मेघा होता है। मेघा की उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसे अपलोड कर दिया और लोगों को यहाँ पर एक संदेश दिया। उसने कहा कि हम कुंभ के मेले में हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए संभव हो तो आप लोग यहाँ पर आने से बचें। हालांकि अगर आप आना ही चाहते हैं तो कृपया सावधान रहें, एक दूसरे का आप लोग हाथ थामे रहें। दरअसल ये वीडियो जब उसने वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया तो ये संदेश लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। वायरल होने के पीछे एक और वजह होती है। मेघा, जिसकी उम्र 24 साल होती है, वो महाकुंभ के उस भगदड़ में मारी जाती है। न केवल वहां पर मेघा मारी जाती है, बल्कि वो 13 सदस्य जो आए हुए थे उसमें उसकी माँ भी आई हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। ज्योति उसका नाम होता है। ज्योति और मेघा जब ये दोनों मारे जाते हैं इस भगदड़ में, तो ये कहानी, ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल होता है क्योंकि कुछ समय पहले ही इस लड़की ने यह संदेश दिया था, मैसेज दिया था लोगों को कि थोड़ा संभल करके। अब कर्नाटक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब ये बात पता चलती है तो कर्नाटक के 4 लोग इस भगदड़ में मारे जाते हैं। उनको लाने के लिए अधिकारियों को विशेष विमान की व्यवस्था की जाती है। ये लड़की तो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जब ये पता चलता है कि वहाँ यानी कि संगम तट पर ही नहीं बल्कि एक और जगह है जूसी, वहाँ पर भी एक हादसा हुआ था और ये हादसा भी कोई कम बड़ा नहीं था। दरअसल एक हादसा था जो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था, लोग उसके बारे में जान रहे थे, लेकिन जूसी के इस हादसे के बारे में किसी को कानों कान तक खबर नहीं पहुंची। लेकिन एक पत्रकार अचानक ही जैसे वहां पर पहुंचता है तो ये मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे हादसे में आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में झूसी में एक स्टॉल वहां पर लगा हुआ था हल्दीराम कंपनी का, और इस स्टॉल पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लार्जेस्ट स्नैक्स कंपनी ऑफ इंडिया। जैसे ही इसका एक छोटा सा जो क्लिप होता है जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो थोड़ी भगदड़ सी वहां पर होती है। तो ये जो वीडियो था ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है और इस वीडियो की यहाँ पर खबर लग जाती है ललन टॉप के एक पत्रकार को। ललन टॉप के पत्रकार ने जैसे इस वीडियो को देखा, देखने के बाद क्योंकि वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से ही ताल्लुक़ रखा करते थे, इसीलिए उन्होंने इसे ढूंढने में उन्हें थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन वक्त पर यानी कि 29 जनवरी 2025 की रात 12 बजे के आसपास इस हल्दीराम के इस स्टॉल के पास वो पहुंच जाते हैं, जो एक काफ़ी बड़ा दुकान जैसा वहाँ पर था, उसकी सारी दुकान जैसी थी। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पहुँचते पहुँचते इन्हें रात के 12 बज जाते हैं। 29 जनवरी 2025 की रात 12 बजे, अब कुछ ही देर में 20 जनवरी की रात शुरू होने वाली थी। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जेसीबी मशीन के माध्यम से कुछ मजदूर लोग भी वहाँ पर काम कर रहे थे, पुलिस वाले भी देख रेख में लगे हुए थे, कुछ लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों का वहाँ पर रेला था जो आ रहा था और जा रहा था। जेसीबी मशीन के माध्यम से जब लोगों के वहाँ पर चप्पल, शूज, बैग, कपड़े इस तरीके के जो पड़े हुए थे उनको एक साथ ऐसे इकट्ठा कर रहे थे जैसे कि कहीं से रेत या फिर कोई मिट्टी का ढेर जो होता है जिसको जेसीबी मशीन से आगे बढ़ाती है, इस हिसाब से वो पूरा का पूरा जो मलबा था जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में हजारों की संख्या में चप्पल होती है, हजारों की संख्या में कपड़े होते हैं, हजारों की संख्या में सामान होता है, उस मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे होते हैं। तभी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भैया यहाँ पर कब से आप लोग भर रहे हैं? तो उसने कहा कि शाम 6 बजे से लगे हैं,
7-8 ट्रॉली यहाँ से भर के इस तरीके से जो सामान है वो यहाँ से दे चुके हैं, भेज चुके हैं। जैसे ही पत्रकार ने ये देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य ताज्जुब हुआ कि लोगों को तो ये लग रहा था कि संगम तट पर ही ये हादसा हुआ है, भगदड़ मची है, लेकिन यहाँ तो शायद उससे बड़ा हादसा हुआ था, क्योंकि हजारों की संख्या में जो लोगों के सामान थे वो यहीं पर छूट गए थे और उनको ढूंढने के लिए, उनको ले जाने के लिए, उनको फेंकने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा था। जगह जगह ट्रैक्टर खड़े हुए थे और ट्रैक्टर में वो सब भरा जा रहा था। आखिरकार नजर पड़ जाती है यहाँ से पास में ही, यानी कि ठीक पास में एक चौकी लगती है और चौकी को तो भीड़ की वजह से सारा तहस नहस कर दिया गया था और उसका जो अवशेष था वो अवशेष ही वहाँ पर बचा हुआ था, बाकी चौकी वहाँ पर नहीं रहती। लेकिन ठीक उसके बराबर में जो था एक हल्दीराम का जो स्टॉल लगा हुआ था, हल्दीराम के स्टोर के पास जैसे ही ये पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद एक लड़की जिसका नाम नेहा ओझा होता है, नेहा ओझा ने जैसे ही पत्रकार को देखा तो पत्रकार पर वो भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें पहुँचते पहुँचते इतना वक्त लग गया। पत्रकार ने वहाँ पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि बहन हमें माफ़ कर दो, हमें जानकारी नहीं थी, जैसे ही हमें जानकारी मिली है मैं अकेला ही यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। यानी कि अगर भारतवर्ष की बात करें तो तमाम मीडिया चैनल हैं, तमाम अखबार हैं, तमाम सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन महज एक ही पत्रकार था जो ललन टॉप का पत्रकार था। उन्हें भी 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 12 बजे का वो समय हो जाता है। ठीक इस घटना के 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाता है। जो पहली घटना होती है वो 28-29 जनवरी की रात होती है और जब ये पहुंचते हैं तो इस घटना के लगभग 24 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ जाकर के जब इन्होंने देखा, उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की गुस्से में तो थी। लड़की से पूछा कि यहाँ बेटा आखिर हुआ क्या था, तुमने अपने आंखों से क्या देखा? तो उस लड़की ने कहा कि मैंने जो अपनी आंखों से देखा 29 जनवरी 2025 के सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक इस तरीके की भगदड़ थी। महज दो पुलिस वाले थे, लोगों का मेला था, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे और लोग एक जगह यहाँ पर फंस गए थे। लोग निकलने की वजह से आपस में भगदड़ मच जाती है और उस स्टॉल के पास कुछ लोग आ जाते हैं। कई लोग थे जो उस स्टॉल के अंदर भी चले जाते हैं। लगभग 6 लोगों की गिनती तो उसने अपने आंखों से की थी जो इसके स्टॉल के अंदर मर चुके थे। बाकी कई ऐसे लोग थे जो घायल थे, वो उन्हें पानी पिला रही थी, किसी को कुछ खिला रही थी। उसके बाद जो ये जिम्मेदारी थी ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो लड़की रोते हुए कहने लगती है कि 1,80,000 रुपये उसके गले में रखे हुए थे। 1,80,000 रुपये किसी ने उसकी चोरी कर ली। कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो सामान यहाँ पर छूट गया था यहाँ पर उसे रखे गए हैं। आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। इसी बीच में जो उसका स्टोर का मालिक होता है वो भी मौके पर पहुंच जाता है और मौके पर आने के बाद कहता है कि साहब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस हादसे में, यानी कि संगम तट का हादसा अलग है और ये झूसी का हादसा बिल्कुल अलग है। यहाँ कम से कम 24-25 लोग तो मारे ही गए होंगे, न जाने कितने लोग यहाँ पर घायल हुए होंगे। आखिरकार इस मामले को ऐसे क्यों दबाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम आम लोग वहाँ पर कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे। पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं थी। हमारी दुकान पूरी की पूरी तरीके से उजड़ चुकी है, कैसे ये सामान वापस आएगा, कहाँ से आएगा? इस तरीके की बातें करते करते कभी लड़की रोने लगती है तो कभी वो आदमी रोने लगता है। लड़की की आवाज़ बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ चुकी थी। तभी लड़की ने अपने बातचीत में कहा कि वो पढ़ाई कर रही थी, उसे एक जॉब का ऑफर मिलता है और कुछ दिनों की पार्ट टाइम जॉब थी। उसे लगा कि यहाँ आकर के वो कुछ पैसे कमा लेगी, लेकिन अब वो 1,80,000 रुपये जो उनके गले से निकल चुके हैं, चोरी हो चुके हैं, आखिरकार वो कैसे पैसे का इंतज़ाम करेगी, कैसे नहीं करेगी? इस तरीके की बातें बताते बताते वो लड़की वहाँ पर रोने लगती है। जाहिर सी बात है वो परेशान तो होगी ही, लेकिन जो इलाका था, जो जगह थी जहाँ पर बहुत सारे तादाद में लोगों के सामान, चप्पल, शॉल, कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, उन कपड़ों को जल्दी
जल्दी साफ करने की कोशिश की जा रही थी ताकि किसी पत्रकार की यहाँ पर नज़र ना पड़ सके। लेकिन ललन टॉप के पत्रकार की नज़र वहाँ पर पड़ी और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो इसे लाखों के संख्या में लोगों ने देखा और जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ होगा और कितने लोग इस हादसे में गए होंगे। साथ ही जब इस घटनाक्रम के बारे में जब पता चल रहा था तो एक पत्रकार और आगे बढ़ता है जो कि झूसी थाना क्षेत्र का ही एक इलाका लगता है। दिल्ली से आई संजना देवी होती है और उसकी एक बहन होती है। बहन उसे मिल नहीं पा रही थी, वो अपने बहन से 100 किलोमीटर दूर थी और 100 किलोमीटर दूर जब वो उस स्थान पर पहुंचती है तो वहां जाने के बाद उसे पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है और वो वक्त लगने में वो लड़की वहां पर रोने लगती है। आखिरकार अब वो अपने बहन तक तो पहुंच जाती है, लेकिन 2 दिन से वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। दोनों बहनें, माँ उनकी नहीं मिल पाती और माँ को याद करके उसके बारे में सोच करके वो दोनों रो रही थी। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम संजना है और मेरी माँ क्रांति देवी है। जो क्रांति देवी 2 दिन से लापता है, हमने कुछ भी नहीं खाया है, हम बहुत परेशान हैं। प्रशासन से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि 14 नंबर पर जाइए, 14 नंबर पुल पर चले जाओ, या फिर बात करते हैं तो 18 नंबर पुल पर चले जाओ। एक भी दूरी पार करने में कितना मुश्किल काम है वहाँ पर। जब ये रात में ये हादसा होता है, यानी कि सुबह जब ये हादसा होता है तो उस हादसे की वो चाहे चश्मदीद गवाह होती है। वो बताती है कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे, ऐसी स्थिति में कहाँ से निकले और कहाँ से ना निकले ये समझ नहीं पा रहे थे। और लाखों लोग एक साथ जब चलते हैं तो जाहिर सी बात है आगे क्या हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपने माँ के गोद में ही दम तोड़ देते हैं। इस तरीके की वो बातें करती है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर कुछ लोग और आते हैं और सरकार को डिफेंड करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो कोई जानबूझ के यह हादसा नहीं करेगा, ये हादसा अचानक से हुआ है और इस मामले की जांच हो रही है। जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का भी खुलासा हो जाएगा। ऐसे ही गोरखपुर के एक उनवल के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले होते हैं। 27 जनवरी 2000 सुबह 5 महिला और 3 पुरुष होते हैं और बुलोरे कार से वो सीधा स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जैसे ही 28 और 29 की रात संगम तट पर ये स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं तो अचानक से भगदड़ मच जाती है। इन 8 लोगों में जो एक पुरुष होता है जिसका नाम पन्ने निषाद होता है और एक महिला का नाम होता है नगीना देवी, दोनों की भगदड़ में वहां पर मौत हो जाती है। बाकी जो इनके 6 सदस्य होते हैं, उन्होंने जब इस घटनाक्रम की सूचना घर वालों को दी तो घर वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही बिहार के गोपालगंज जिले के अलग अलग जगहों की 4 महिलाएं होती हैं। एक का नाम क्रांति देवी होता है, एक का नाम तारा देवी होता है, एक का नाम सरस्वती देवी होता है और एक का नाम शिवकाली देवी होता है। वो जब भगदड़ मची थी रात 28 और 29 जनवरी 2025 की रात को, तो उस भगदड़ में गोपालगंज यहाँ की 4 महिलाएं जो मारी जाती हैं, इन्हीं महिलाओं में शिवकली देवी की 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम छोटन होता है और दूसरे का राहुल होता है। राहुल बिहार में रह करके, विदेश में रह करके नौकरी करता है और छोटन जो होता है वो पुणे में रह करके नौकरी करता है। जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी माँ इस हादसे में मारी जा चुकी है तो दोनों ही बेटे अपने माँ के अंतिम दर्शन करने के लिए चले आते हैं। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। इस तरीके की ये कहानी है मऊ जिले की। मऊ जिले का एक थाना लगता है कोपागंज और कोपागंज थाने का एक गांव लगता है फतेहपुर। ताल नरजा उसका नाम होता है। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम प्रभावती होता है, प्रभावती राजभर, और उसका पति होता है लाला राजभर। दरअसल इन्होंने यहाँ पर ये प्लान बनाया था कि हम भी कुंभ में जाएंगे, स्नान करके आएंगे। तो बेटी जो होती है वो कहती है कि माँ मैं लगातार टीवी में ये देख रही हूँ, मोबाइल पर भी देख रही हूँ, अखबारों में भी आ रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको नहीं जाना चाहिए। माँ यानी कि प्रभावती राजभर और जो पिता होती है राजा राजभर, वो कहते हैं कि गांव से कई सारे लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग भी चले जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, इसलिए तुम घर पर रुको और हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ से ये लोग चले तो जाते हैं, लेकिन 28-29 जनवरी की रात जब यह भगदड़ मचती है, जब यह हादसा होता है, तो ये
जो उसका नाम प्रभावती होता है, जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है, वो इस भगदड़ में मारी जाती है और पति लापता हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए 29 जनवरी को भी पूरा दिन ढूंढा गया और बताया जाता है कि शायद 30 जनवरी को भी वो नहीं मिल पाया था। जब इस बात की सूचना बेटी तक पहुंचती है तो बेटी मीडिया वालों के सामने रो रोती है और यही बता रही थी कि उनके जाने से पहले उन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई। माँ पापा आप लोग मत जाओ, लेकिन गांव के बाकी लोग जा रहे थे तो माँ के लोगों को उन बाकी लोगों के साथ चले जाते हैं और बाकी लोग जो थे उन्होंने सूचना दी कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, पिता तुम्हारे लापता है, उन्हें हम लेकर के आ रहे हैं। इस तरीके की बातें, कहानी चाहे लखनऊ की मंजू की हो, जो कि अपने पति के साथ, प्रभु नारायण जो उसके पति होते हैं वो एक इंजीनियर भी होते हैं और उनके साथ वो उनकी पत्नी गई हुई थी और इसी भगदड़ में जो मंजू देवी होती है वो मारी जाती है, लेकिन त्रिभुवन वहां पर घायल हो जाते हैं। बच्चों ने भी इनको रोकने की कोशिश की थी। माँ को कहा था कि माँ, एक बेटा और एक बेटी है, आप लोग मत जाओ, वहां पर भीड़ हो रही है, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों जीत पकड़ ली और मंजू देवी भी इस हादसे का शिकार हो जाती है। ऐसे ही बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली राजरानी देवी होती है, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। गांव उसका सोसुना होता है और इसी जिले यानी कि बिहार के औरंगाबाद जिले की गांव मनपुरा की रहने वाली सोनम कुमारी, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है, वो भी इसी हादसे का शिकार हो जाती है। ऐसे ही कई कहानियां हैं जो लोगों के सामने शायद कभी आ भी पाएंगी या फिर नहीं आ पाएंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये महाकुंभ है। जो ये मामला था, इसमें जो ये हादसा और जो भगदड़ मचती है, इसमें जिंदगी भर तक का उन्हें ये दर्द मिलता है। हालांकि इस दर्द को कम करने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इन्होंने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने के आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उस दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो मरने वाले होते हैं उन मृतकों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा, उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा, ताकि हालांकि जो मरता है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने उनके जख्मों पर थोड़ा बहुत मलहम लगाने की कोशिश की है ताकि जो दिक्कत परेशानी है वो ठीक हो सके। अब इसी चीज़ में सोशल मीडिया पर एक मामला था जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। अलग अलग क्लिप्स है, चाहे वो डीएम की क्लिप्स हो, चाहे वो एसएसपी की क्लिप हो, चाहे डीआईजी की हो, चाहे कमिश्नर की हो, जो क्लिप्स है वो वायरल हो रही थी, जिसमें एसएसपी यह कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं मचती, जबकि डीआईजी को देर शाम यानी कि 29 जनवरी 2025 की शाम ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 की पहचान कर दी गई है, 90 इसमें घायल हैं। और एसएसपी के बयान से ये एकदम पता चलता है। कमिश्नर भी यहाँ पर कहते हैं कि जल्दी जल्दी उठो और स्नान करके आओ, भगदड़ मचने वाली है। इसका मतलब थे कि इन लोगों को पहले ही पता था कि कुछ न कुछ होने वाला है। काश उन्होंने सही से इंतजाम किए होते। और क्या इनके ऊपर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं इनके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ी संख्या में बड़ा अच्छा खासा गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैसा खर्च किया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, लेकिन ये यहाँ पर बताया जाता है कि प्रशासन का जो ध्यान था वो पूरी तरीके से वीआईपी लोग जो थे, जो वीआईपी पर्सन आए हुए थे, वीआईपी जो आए थे, उनके ऊपर ध्यान था। आम लोगों की जो सुरक्षा थी वो उनके खुद के भरोसे पर थी और शायद यही वजह थी कि भगदड़ मच जाती है और कई लोग भी इस भगदड़ में मारे जाते हैं और कई लोग इस भगदड़ में घायल भी हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। अगर आप महाकुंभ में जा रहे तो अपने साथियों के साथ रहे और कोशिश करें कि किसी भी तरीके की अफवाह से बचे। और जब भगदड़ मचती है, इस तरीके की कोई बात होती है, तो कोशिश की जाए कि किनारे पे जाने की कोशिश की जाए। और हालांकि जब हादसे होते हैं तो वो रुकते भी नहीं हैं। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
तो मैं आपसे यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी, मैं सिर्फ भी कुंभ मेले की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप किसी भी ऐसे सत्संग में जा रहे हो या कुंभ मेले में जा रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो आप अक्सर, मैं हर व्यक्ति अगर इस तरह से जो मैं बता रही हूँ वो सोचेगा ना, तो कभी भगदड़ नहीं मचेगी। अगर आप कुछ सोचते हो, कुछ आपको दिखता है, तो सिर्फ मतलब कि सामने वाला भाग रहा है तो हमें भी भागना है, ये ना करें। आखिर सच में कुछ भागने वाली बात है या फिर ऐसे ही लोग भाग रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ लोग भाग रहे हो, 2 लोग भागते हैं और उसके पीछे हज़ारों की संख्या में लोग भागने लगते हैं और यहाँ पर ये भगदड़ मच जाती है। अगर 2 लोग भाग रहे हैं तो उसको भागने दीजिए, देखिए क्या हो रहा है, उसको पकड़ लीजिए, उसको धर लीजिए। ऐसा कुछ करना चाहिए, ना कि बस उस 2 लोगों के साथ हज़ारों की भीड़ दौड़ जाए। अगर 2 लोगों के साथ हज़ारों की भीड़ दौड़ती है तो उस हज़ारों के साथ लाखों की भीड़ दौड़ती है और लाखों के साथ करोड़ों की भीड़ दौड़ने लगती है। और इसी तरीके से, क्योंकि इंसान का यहाँ पर सीधा-सा नेचर है कि सामने वालों को अगर वो दौड़ता हुआ देखता है तो वो ये नहीं पता करता कि वो क्यों दौड़ रहा है, पहले वो दौड़ना शुरू कर देता है उसी के साथ। तो यहाँ पर यही गलती होती है, भगदड़ अक्सर यही गलतियों की वजह से होती है कि सामने वाला अगर दौड़ रहा है तो हमें भी उसके पीछे दौड़ना है और हमें देख कर 4 लोग और दौड़ते हैं और 4 लोग को देखकर 8 लोग दौड़ते हैं और 8 लोगों को देखकर 16 लोग दौड़ते हैं या फिर 1000 लोग दौड़ते हैं और इसी वजह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। शुरू थोड़ी सी होता है और ख़त्म बहुत ज़्यादा नुकसान पर होता है। तो ऐसी गलतियाँ करने से बचे अक्सर उन जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों, आज की आपकी ये घटना मैंने सुनाई है जो बिल्कुल सच्ची है। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।